जय मां शारदे। नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम अलका मिश्रा। I am a research scholar. I have qualified assistant professor exam many time. So मैं इसका लाभ आप सभी को देना चाहती हूँ। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सब लोग, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर दिशा में चल रही होगी। तो आइए यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को हम सॉल्व करते हैं और अपनी तैयारी, अपनी रणनीति को धार देते हैं, इज्जत देने का प्रयास करते हैं, यह सीखने का प्रयास करते हैं कि यूजीसी नेट कैसे क्वेश्चन पूछता है और हमें अपनी तैयारी को किस दिशा में ले चलना है। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इमाइल दुर्खिम के कॉन्सेप्ट को देखा था। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, फिर हमारे लिए थ्योरी को समझना आसान हो जाएगा और हमें कैसे पढ़ना है ये भी निर्धारित हो जाएगा। ये एनटीए द्वारा दिसंबर 19 में पूछे गए जो सेट है उससे लिया गया है। क्वेश्चन है, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसने वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया है? दोस्तों, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना चाहिए। एलिमिनेशन मेथड में हम कुछ ऑप्शन को क्रॉस कर देते हैं, छाट देते हैं कि वो हमारे काम का नहीं है और फिर हम एक बेहतर उत्तर की ओर, एक सर्वश्रेष्ठ उत्तर के लिए, एक बेस्ट आंसर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना चाहिए। ये हमारे लिए थोड़ा जल्दी भी कर देता है और हमारे जो कंफ्यूजन होते हैं उसे दूर करने का भी प्रयास करता है और इसके द्वारा हम रिकॉल भी कर पाते हैं बहुत सारी चीजों को, क्योंकि माइंड में चीजें कनेक्टेड मेथड में होती हैं, दिमाग में जो चीजें होती हैं कनेक्टेड मेथड में होती हैं। तो दोस्तों, जो हमारे पास ऑप्शन दिया है, रेडक्लिफ ब्राउन, इमाइल दुर्खिम, मैक्स वेबर, मैलिनोव्स्की। सबसे पहले सोचने के लिए हम वैज्ञानिक पद्धति दिया है सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए। तो किसने समर्थन किया था? सबसे पहले अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, उसके बाद जो नाम आता है वो अपने दुर्खाइम का नाम आता है। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में सोचना है कि क्या इन्होंने जो साइंटिफिक मेथड है क्या यूज करने का समर्थन किया था या नहीं किया था। तो सबसे पहले हम दुर्खिम को देखते हैं। दुर्खिम ने काम्ट द्वारा जो प्रतिपादित पॉजिटिविज्म का थियरी है, पॉजिटिविज्म का, उसे इन्होंने परवान दिया था, उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने आगे बढ़ाया था। दुर्खिम ने प्रत्यक्षवाद जो पॉजिटिविज्म में अगस्त कॉम्टे की थियरी, उसी को आगे बढ़ाया। अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण के द्वारा किसी वस्तु के बारे में अध्ययन करने को इन्होंने लागू करने के लिए। दोस्तों, ये अगस्त कॉम्टे, दुर्खिम जैसे जो विद्वान हैं, इनका मानना था कि जो नेचुरल साइंस दो प्रकार की है, एक नेचुरल साइंस जो भौतिक विज्ञान है और दूसरा है जो सोशल साइंस है। तो इनका मानना था कि जो नेचुरल साइंस की जो टेक्निक है स्टडी करने की, उसे हम सोशियोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। इमाइल दुर्खिम का और अगस्त कॉम्टे का ये मानना था कि नेचुरल साइंस के जो टूल्स हैं इनका यूज हम सोशियोलॉजी में कर सकते हैं। तो सिंपल है, हमें पता चल गया कि इमाइल दुर्खिम ने इस पद्धति के लिए वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया था। वो मानते थे कि ये जो नेचुरल साइंस है इसके टूल्स को सोशियोलॉजी में यूज किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्वान थे जो मानते थे कि नेचुरल साइंस की जो टूल्स हैं उन्हें सोशियोलॉजी में यूज नहीं किया जा सकता है। अब दूसरा हम मान लेते हैं कि ठीक है, पहले तो हमारे इमाइल दुर्खिम कंफर्म हो गए, इन्हें हम टिक कर लेते हैं। अब बी कहाँ कहाँ है ये देखते हैं। बी यहाँ है, इसमें बी नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये बी है, ये दोनों, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ बी नहीं है तो हम इसे एलिमिनेट कर देते। अब आपका 50% संभावना क्लियर हो गया। इन्हीं दोनों में से आपको कोई टिक करना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
दुर्खाइम के बाद हम वेबर को पढ़ते हैं। वेबर, सॉरी ये वे है और ये वो वेबर। तो वेबर जो थे उनका मानना था कि जो नेचुरल साइंस है उसके टूल को हम नेचुरल साइंस के टूल को हम सोशियोलॉजी में यूज नहीं कर सकते हैं। नेचुरल साइंस के टूल को हम सोशियोलॉजी में यूज नहीं कर सकते हैं। इनका कहना था कि जो मानवीय घटनाएं होती हैं वो फ्लक्चुएटिंग मैटर नेचर की होती हैं। जब वो स्थिर नहीं रहती है तो उनका हम नेचुरल साइंस के जो टूल्स है उस आधार पे कैसे अध्ययन करेंगे। हालांकि वो विज्ञान मानते थे बट वो उनसे नेचुरल साइंस के टूल यूज करने के पक्ष में नहीं थे। तो दोस्तों जब हम वेबर को पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं कि वो नेचुरल साइंस के टूल्स को सोशियोलॉजी में अप्लाई करने के फेवर में नहीं थे, यानी वो वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन नहीं करते। वो मानते थे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है लेकिन इसका अध्ययन जो नेचुरल साइंस में जो टूल है उस आधार पे हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि इन्होंने आइडियल टाइप आदर्श प्रारूप की इन्होंने रचना की थी। हम इसे पढ़ेंगे जब वेबर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमको पता चल गया कि पहले ही पता चल गया कि इमानुएल दुर्खिम है। उसके साथ हमने एलिमिनेट किया था कुछ ऑप्शन को। तो बी हमारा तो टिक हो गया था लेकिन डी हमारा एलिमिनेट हो गया था क्योंकि हमारे इन दोनों ऑप्शन में डी नहीं है। तो डी तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया और मैक्स वेबर भी एलिमिनेट हो गए। तो हमारे पास बचे रेडक्लिफ ब्राउन एंड इमानुएल दुर्खिम। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। तो दोस्तों कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who views education as the action exercised by the older generation upon those who were not yet ready for social life? दोस्तों दुर्खिम को शिक्षा के समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि दुर्खिम को शिक्षा के समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो अगर शिक्षा से संबंधित कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलता है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, कंफर्म मत मानिएगा। जब कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आप सतर्क होइएगा, पढ़ने का प्रयास करिएगा। अगर वो आपको समाजीकरण, शिक्षा जो समाजीकरण का एक टूल है उस टाइप से पूछे या फिर आपको ऐसा बताता है कि जेनरेशन का कुछ उसमें मैटर आ रहा है, आपको लगता है कि जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक जनरेशन के द्वारा दूसरी जनरेशन को, तो ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ है तो ये दुर्खिम का होगा। क्वेश्चन देखते हैं। Who views, ऐसा कौन मानता है या किसकी दृष्टि है, एजुकेशन एज द एक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय ओल्डर जनरेशन, शिक्षा को एक ऐसा कार्य मानते हैं जो पुरानी पीढ़ी द्वारा उन लोगों के लिए होता है जो अभी सामाजिक जीवन में नहीं आए हैं। यानी क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि किसने शिक्षा को एक ऐसा कार्य माना है जो पुरानी पीढ़ी द्वारा जो अभी सामाजिक जगत में नहीं आए हैं उनके लिए किया गया एक कार्य है। तो ये हमने पहले ही बता दिया कि इसका आंसर इमानुएल दुर्खिम है। और हमें शिक्षा के जब एजुकेशन से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो हमें वहां पे अलर्ट होना होगा। दोस्तों शिक्षा के जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने अवसर की समानता की भी बात कही थी, अवसर की समानता। तो ये महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना होगा। अवसर की समानता भी इन्होंने जोड़ा था। तो शिक्षा की बात इमानुएल दुर्खिम करते हैं और हम जब इसे विस्तृत में पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम जान जाएं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और हमें बस उतना ही पढ़ना है जितना क्वेश्चन पूछा जाता है। हम
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करना है। तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप याद करना है, क्योंकि थोड़ा हमें रटना होगा, थोड़ा समझना होगा और ट्रिक सीखना होगा। तो आप ट्रिक है आपके लिए कि एजुकेशन में अगर जनरेशन की बात कर दी जाती है तो वो दुर्खिम ही होंगे, दुर्खिम ही होंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता है, कुछ और भी आएंगे बीच में, आप देखेंगे पढ़ते जाएंगे तो, लेकिन वहां अलर्ट हो जाना है थोड़ा सा। दूसरा है मैच लिस्ट, फर्स्ट विथ सेकेंड। फर्स्ट में मेथड्स दिया है, दूसरे में सोशियोलॉजिस्ट दिया है। फर्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फिनोमिनोलॉजी, इवॉल्विंग टोपोलॉजी ऑफ कल्चर। इसमें जो सोशियोलॉजिस्ट है सुर्ज, डेल्थे, दुर्खिम, मैलिनोस्की। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट ये हो गए अपने इमाइल दुर्खिम। दोस्तों इमाइल दुर्खिम ने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये इनकी पुस्तक है और ये आई थी 1895 में, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसमें इन्होंने सोशल फैक्ट को, समाजशास्त्र की सोशियोलॉजिकल मेथड, इसमें इन्होंने सोशल फैक्ट को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बनाने का प्रयास किया था। बताया था कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य है। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे समाज का अध्ययन करने की जो टूल्स किए वो कंपैरेटिव मेथड, कंपैरेटिव मेथड का यूज किया था। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक विधि का इन्होंने, कंपैरेटिव मेथड में इन्होंने तुलनात्मक विधि का यूज किया था। और तुलनात्मक विधि क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट नहीं है। इनडायरेक्ट तुलना में क्या किया जाता है कि आप डाटा लेते हैं, जो आर्काइव्स होते हैं गवर्नमेंट के, आप किसी मैगजीन के या फिर न्यूज़पेपर से या फिर विभिन्न स्रोतों से आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और डाटा लेते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं और आप एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ऐसा हुआ, इस कारण से ऐसा था। और इस प्रकार से जो थियरी का विकास होता है उसे हम कहते हैं कि वह इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट है। डायरेक्ट फील्ड में जाके इसको नहीं किया गया था, बल्कि अपने जहां हम हैं वहीं से बैठे बैठे डाटा को एकत्र करके और उस स्थान पे न जाके जिन लोगों के बारे में कहा गया है उनके डाटा को कंपेयर करके विभिन्न स्रोतों के द्वारा इसका यूज करके किया गया है। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट। ये इमाइल दुर्खिम ने दिया। दूसरा है, हालांकि इसे हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन अभी देख लेते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारे मैलिनोस्की है। फिनोमिनोलॉजी ए सूर्ज एंड इवॉल्विंग टोपोलॉजी ऑफ कल्चर, ये डेल्थे का दिया हुआ मेथड है, ये डेल्थे के द्वारा यूज किया हुआ मेथड है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एमंग द classical sociologists who have used comparative method but in different way, मतलब जो ये सोशियोलॉजिस्ट दिए हैं इनमें से किसने तुलनात्मक विधि का उपयोग किया है लेकिन विभिन्न तरीके से। यूज तो किया है कंपैरेटिव मेथड का लेकिन विभिन्न तरीके से। दोस्तों सोशियोलॉजी में कुछ मेथड्स हैं, जब हम देखेंगे तो इससे बेहतर डिटेल में देखेंगे। इसमें एक मेथड आता है कंपैरेटिव मेथड। तो जब आप पढ़ते हैं तो पाएंगे कि कंपैरेटिव मेथड का सबसे पहला तो यूज इमाइल दुर्खिम ने ही किया था सोशियोलॉजी में। तो ये होंगी इमाइल दुर्खिम और यहाँ पे पूछा है हमारे लिए क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट, यहाँ पे दे दिया है। अच्छा जब आप पढ़िए तो चीजों को कीवर्ड्स जोड़ते ही क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है। जब क्लासिकल पढ़ा दिया हुआ है तो आपको थोड़ा सतर्क होना चाहिए। वैसे सभी क्लासिकल ही जितने इसमें दिए हुए हैं थिंकर सभी क्लासिकल ही है। और दूसरे हमारे हो जाते हैं, पहले तो हो गए इमाइल दुर्खिम, तो हम एलिमिनेट करेंगे। ए कहाँ है?
ए यहाँ है और ए यहाँ है, ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो गए। तो अभी हमारे लिए बचा हुआ है डी एंड सी, तो बी हमारे लिए एलिमिनेट हो गया, यानी कार्ल मार्क्स नहीं रहेंगे। अब हमें देखना है कि मैक्स वेबर और अगस्त काम्टे में से कौन है। हालांकि अगस्त काम्टे ने भी तुलनात्मक विधि को प्रयोग किया था, बट मैक्स वेबर ने डिफरेंट वे में इसे यूज किया था। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। जब हम मैक्स वेबर को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे इन्होंने कंपैरेटिव मेथड का यूज किया था, इसको हम डिटेल में देखेंगे वहां पे। तो अभी हमारे लिए जो आंसर हो जाता है ए एंड सी, ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान की महत्वपूर्ण इकाई क्या है? तो दुर्खिम ने धर्म के समाजशास्त्र सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जो क्रिया है वह धार्मिक अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये हमारा आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द सोशल फैक्ट अकॉर्डिंग टू दुर्खिम? दोस्तों हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में सोशल फैक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। सोशल फैक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाह्यता, बाध्यता और जनरलिटी। जनरलिटी का मतलब ये होता है कि वो सामान्य है, यानी सभी समाजों में पाया जाता है। तो इट इज कॉमन इन अ गिवन सोसाइटी, तो बिल्कुल सही है ये। हमने ईसीजी पढ़ा था कि यदि आप ज्यादा दुखी होते हैं तो आपके हार्ट पे दबाव पड़ेगा और आपको कोई परेशानी हो सकती है हार्ट से रिलेटेड, तो आपको ईसीजी कराना होगा। तो ये है सोशल फैक्ट। तो इट इज कॉमन इन अ गिवन सोसाइटी। अब ये नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो कहता है इट इज कॉमन इन एवरी इंडिविजुअल। दोस्तों जब हम इसे पढ़ रहे थे सोशल फैक्ट को, तो हमने कहा था कि सोशल फैक्ट एक तरीका है सोचने का, अनुभव करने का और व्यवहार करने का, लेकिन यह व्यक्तिगत अनुभव को, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव को, व्यक्तिगत अस्तित्व को नकारता है और यह एक बाद वस्तु के समान है जो एक बाह्यता और बाध्यता प्रदान करता है जिससे लोग नियंत्रण में रहते हैं। तो ये हमारा बी एलिमिनेट हो गया। ये इट इज कॉमन इन एवरी इंडिविजुअल, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इट इज लाइक अ थिंग। हाँ बिल्कुल सही है। दुर्खिम के अनुसार जो फैक्ट है वह एक वस्तु के समान है, तो ये सही है। नेक्स्ट, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी प्रेशर ऑन इंडिविजुअल। यह किसी भी व्यक्ति पे कोई दबाव निर्मित नहीं करता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ईसीजी ये कांस्टेंट जो सी है, इसका कांस्टेंटी जो इसकी क्वालिटी है, ये कांस्टेंटी है, ये बाध्य करता है कि आपको ऐसे ही करना होगा। आपको कैसे करना है वो उसको बाध्यता है कि आपको बाध्य है कि आपको करना ही पड़ता है। तो ये आपका एलिमिनेट हो जाता है, ये गलत हो जाता है, आपके सही होते हैं ए एंड सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए एंड सी। तो दोस्तों हमने देखा एनटीए द्वारा दिसंबर 19 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में हम, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों तब तक पढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगेगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई गलती होगी, अगर आपको कोई हर्ट होते हैं कहीं तो आप क्षमा भी करेंगे और आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं। बेझिझक आप बता सकते हैं किस प्रकार के चेंजेस चाहते हैं, वो भी बता सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको बताना है। तो अगर आपको कोई हमारा तरीके में अगर कोई बदलाव की जरूरत है आप बता सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। और इस कोटेशन को पढ़ते रहिएगा, फैलाते रहिएगा, एजुकेट होइए, दूसरों को एजुकेट करिए और दुनिया को बदलिए। दुनिया में शांति, खुशी, समृद्धि और तरक्की आए, इसी कामना के साथ आप भी खुश रहिए।
तो क्योंकि सब खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ही हमारा समाज सुखी एवं स्वस्थ होगा और समृद्धि को प्राप्त करेगा। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में हम दुर्खिम के अगले दिसंबर का हमने देखा, तो जून 19 का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।